Hello everyone, let's start our new topic in Mahajanpad 10 republics. तो रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक सिंगल किंग नहीं होता है। जो पावर है वो किसी एक सिंगल किंग के हाथ में नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीपल्स के द्वारा, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रन किया जाता है और ऐसे स्टेट को हम गण या संघ बोलते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ इन रिपब्लिक्स का? तो ये भी 6th सेंचुरी BCE में ही इमर्ज हुए थे। ज़्यादातर ये नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हुए और ये इन्फ्लुएंस हुए ट्राइबल ट्रेडिशन और असेंबलीज से। और रिपब्लिक्स जो है मोनार्कीज के साइड बाय साइड चलती रही स्टेट्स। इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक है हमारे वज्जी, लिच्छवी, शक्या, मल्य, कोलिया, पांचाल, जो बाद में रिपब्लिक बना। और ये सब ज़्यादा कहाँ लोकेटेड है? बिहार में और यूपी में। वज्जी सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक था। इसकी कैपिटल थी वैशाली और इसके अंदर आते थे लिच्छवी, वेदिहास, जनात्रिकास। ये गौतम बुद्ध द्वारा, इनकी जो गवर्नेंस है वो गौतम बुद्ध के द्वारा भी प्रेज की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो सुप्रीम अथॉरिटी जो थी वो असेंबली के पास थी। मेंबर्स को हम राजा कहते थे, जिसका मतलब किंग नहीं था। डिसीजन लिए जाते थे डिस्कशन से और वोटिंग से। जो मेंबर्स थे वहाँ पे ग्रुप के, वो इलेक्टेड थे, ना कि हेरिडिटी वाले। इसे अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया। पॉलिटिकल फीचर ये थे कि कलेक्टिव लीडरशिप थी सबके पास में, किसी एक इंसान का रूल नहीं था। कानूनों के ऊपर रूल बनाए गए थे। इम्पोर्टेंस थी पब्लिक ओपिनियन की और एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी। हाउएवर, इसीलिए एलाइट मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर पाते थे गवर्नेंस में, यानी कि फैसला लेने में सिर्फ वो ही इंसान होते थे जो इलेक्टेड थे। मिलिट्री सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनका मिलिट्री सिस्टम था। सोल्जर्स रिपब्लिक मेंबर से ड्रॉन किए जाते थे। रिपब्लिक्स ब्रेव तो थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन उनमें यूनिटी की कमी थी। इसी वीकनेस का बाद में जाके मगध ने फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर विजय हासिल की और वहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी। डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ? कॉजेज़ क्या थे रिपब्लिक्स के डिक्लाइन की? कि अंदर ही अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। कोई मेंबर किसी मेंबर की बात से सहमत नहीं है, कोई किसी की बात से सहमत नहीं है। ऐसे मिलिट्री का कोऑर्डिनेशन बहुत वीक हो गया। जो मोनार्की थी वो सब पे बहुत भारी पड़नी शुरू हुई और उनका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि सिंगल पर्सन को डिसीजन लेना था। और मगध का भी जो है राइज होना शुरू हुआ, जब उनके रूलर्स कौन थे? अजातशत्रु एंड बिम्बिसार। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये अर्ली एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर ये अर्ली स्टेप था। इसने पॉलिटिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया जो एंशियंट इंडिया के थे, और अल्टरनेटिव्स दिखाए कि मोनार्की के अलावा भी क्या क्या हो सकता है। रिपब्लिक्स की एक स्पेशल प्लेस है हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। कंक्लूजन ये हुआ कि रिपब्लिक्स जो थे वो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे। वो मोनार्की के साथ कोएग्जिस्ट करते थे, यानी कि किसी स्टेट में मोनार्की चलती थी और किसी में रिपब्लिक। इनका डिक्लाइन हुआ, रिपब्लिक्स का डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी इनकी इम्पोर्टेंस है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। अब PYQs देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर
रिस्पॉन्सिबल थे महाजनपद के राइज होने के लिए। तो 600 BCE में जो है ये राइज हुए। रिजल्ट था ये बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या सोशल फैक्टर का। आयरन टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया जिससे एग्रीकल्चर टूल बहुत ज़्यादा बेटर हो गए, जिसने सरप्लस प्रोडक्टिविटी की, यानी कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पर प्रोडक्शन होने लगी। ट्राइबल सिस्टम का डिक्लाइन हो गया और टेरिटोरियल स्टेट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। ट्रेड और कमर्स एक्सपेंशन हुआ। पंच मार्क कॉइन जो है यूज़ में आ गए और टाउन्स जैसे कि राजगृह और वैशाली उनका डेवलपमेंट होने लगा, जिसने स्टेट पावर को स्ट्रेंथन किया। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन ने इमरजेंस में हेल्प की महाजनपद के। पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी? दो ही कंडीशन हुई थी कि एक तो मोनार्कियल होगा या फिर रिपब्लिक स्टेट होगा। बहुत से महाजनपद जैसे कि मगध, कोशाला, अवंती मोनार्की थे और जो कि पावरफुल किंग्स के द्वारा रूल किए गए थे। उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी जो है मेंटेन की और हेरिडिटी रूल वहाँ पे फॉलो हुआ, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुछ स्टेट जैसे कि वज्जी और मल्ल, इन्होंने रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो किया विद इलेक्टेड असेंबली, यानी कि इलेक्टेड असेंबली का मतलब है जो चुने हुए मेंबर्स थे उनकी असेंबली। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका सेंट्रलाइज हो गया। रूलर्स ने जो है इम्पोज कर दिया टैक्स टू मेंटेन आर्मी। अब हम किसी भी लोगों को अपने पास रखेंगे तो उनका खाना पीना पूरा खर्चा हम उठाएंगे, तो इसीलिए टैक्स जनता से वसूलना शुरू कर दिया। लैंड टैक्स इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट अब कॉमन हो गए और इसीलिए जिसने लेड किया कि आगे वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स को, ज़्यादातर जो युद्ध होते हैं वो सारे धर्म के नाम पर ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था महाजनपद का? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपद वेल ऑर्गेनाइज था। किंग के पास जो है सुप्रीम अथॉरिटी थी, जो असिस्ट किया जाता था मिनिस्टर, ऑफिशियल और मिलिट्री कमांडर्स के द्वारा। प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांत थे वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, आज भी हैं। जैसे यूपी में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि जिससे कि अच्छी गवर्नेंस हो पाए। टैक्सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का, स्पेशली लैंड टैक्स, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वर्क था वो एग्रीकल्चर में ही था। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी। रिपब्लिकन्स में डिसीज़न जो है वो असेंबली द्वारा लिया जाता था, जिन्हें हम सभा या गण बोलते थे। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट फॉर्मेशन से रिफ्लेक्ट हुआ। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? पंचमार्क कॉइन जो है वो यूज़ में आ गए, मार्केट और टाउन डेवलप हो गए, आयरन का यूज़ बढ़ गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, ट्रेड और कॉमर्स एक्सपेंड हो गए, रिवर रूट्स के द्वारा क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, बुनाई, पॉटरी का काम, ये सब फ्लरिश हो गए। टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा एग्रीकल्चर से और ट्रेड से, जो मेन रेवेन्यू बना। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने हमारी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंथ कर दिया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि हम इतने समृद्ध हो गए, इतना पैसा आ गया हमारे पास कि हमने पॉलिटिकल पावर को स्ट्रेंथन कर दिया। सोशल कंडीशन क्या थी? सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो पढ़ने लिखने का काम करेंगे, क्षत्रिय जिसकी बाजुओं में बल हो यानी कि जो सारे बलशाली काम करें, वैश्य यानी कि बिजनेसमैन, और शूद्र यानी कि उस टाइम के अकॉर्डिंग शूद्र मतलब जो निचले वर्ण का हो, निचली जाति का काम करता हो, स्वीपिंग, मॉपिंग और ये भैंस का चारा डाल दिया, ये सब काम। पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई थी हमारी। कास्ट सिस्टम को लोग बाग बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया था। अर्बनाइजेशन ने नए नए ट्रेडर्स को और आर्टिशियंस को
अब उभरने का मौका दिया। स्लेवरी अब तक नहीं हो रही थी लेकिन अब स्लेवरी होने लगी। स्लेवरी मतलब स्लेवरी मीन्स वर्कर्स। सोशल इनक्वालिटी इंक्रीज हो गई और न्यू रिलीजियस मूवमेंट ने क्वेश्चन किया सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। रिपब्लिक्स क्या थे? वज्जी के कंटेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करें तो रिपब्लिक्स वो स्टेट थे जहाँ पे राजा नहीं होता था, ग्रुप ऑफ रूलर्स के द्वारा जो है स्टेट चलाया जाता था। वज्जी एक फेमस रिपब्लिक है। इसका भी एडमिनिस्ट्रेशन गण सभा के द्वारा चलाया जाता था। डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते थे। रूलर जो है वो इलेक्टेड होता था। लॉ जो है वो डिस्कस किए जाते थे ओपनली। ये डेमोक्रेटिक था नेचर में, लेकिन ओनली एलाइट मेंबर यानी कि सिर्फ चुने हुए इलेक्टेड मेंबर ही जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे। रिपब्लिकन्स जो है वो रिप्रेजेंट करते थे मोनार्की से अलग पॉलिटिकल सिस्टम को। मगध ही क्यों उभरा? अब मगध के पास तीन तो नदियां यानी कि पूरे वाटर रूट पर उसने अपना कब्जा कर लिया। आयरन ओर थे उसके पास में। इफ़िशियंट इतने अच्छे रूलर बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे जिन्होंने अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास में। आर्मी इतनी पावरफुल थी कि उसी की सेना में पहली बार गज सेना को इंक्लूड किया गया था, यानी कि उसके मगध के आसपास जो जंगल थे वहाँ से हाथियों को ट्रेंड किया गया और उन्हें आर्मी में जो है दखल किया गया। इसलिए जो मगध है उसने ट्रेड रूट्स पे अपना जो है कंट्रोल किया और मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बन गया। बिम्बिसार और अजातशत्रु का क्या रोल है? तो बिम्बिसार जो है उसने डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपनाया, जैसे कि मैरिज अलायंस। कौन सी पॉलिसी? डिप्लोमेटिक पॉलिसी। मैरिज अलायंस यानी कि उसने शादी की किस से? लिच्छवियों की राजकुमारी से, और एक राजकुमारी से और उसने शादी की थी वज्जी की राजकुमारी से उसने शादी की अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए। ट्रेड को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसने प्रमोट किया। अजातशत्रु ने पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट को अपनाया। उसने कोशाला को हराया, वज्जी को हराया और उसने न्यू मिलिट्री टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की। ये पॉलिसी जो है फाउंडेशन है मगध इम्पीरियल पावर की, यानी कि यहाँ से जो है मगध का इम्पीरियल पावर में आना स्टार्ट हुआ। मोनार्की और रिपब्लिक्स में क्या डिफरेंस है ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। मोनार्की में जो है किंग ही सारा रूल करता है और रिपब्लिक्स में जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो है रूल करते हैं। मोनार्की के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन रिपब्लिक्स के पास जो है कलेक्टिव लीडरशिप है। मोनार्की बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज होती है क्योंकि जहाँ एक आदमी फैसला लेगा और जहाँ कई आदमी फैसले लेंगे, एक आदमी जहाँ फैसला लेगा वहाँ टाइम कम लगेगा और जहाँ पे कई आदमी फैसले लेंगे वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो है उनका जो स्टेट है वो बहुत जल्दी रैपिड इंक्रीमेंट नहीं कर पाया और जो मोनार्की है वो बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज़ कर गई। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है महाजनपद की? तो उसने ट्राइबल सोसाइटी को ख़त्म कर दिया, टेरिटोरियल स्टेट को जन्म दिया, अर्बनाइजेशन की फाउंडेशन है ये, एडमिनिस्ट्रेशन की, टैक्सेशन की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। मगध का उभरना ही इस चीज़ की फॉर्मेशन है कि मौर्य जैसे एम्पायर उसके बाद खड़े हो पाए। मगध ने बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को शेप करने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल निभाया है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेल मी आर दे हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।